नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं मघी आवाज़। जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा, हिसुआ से लेके सदर अस्पताल नवादा से लेके हिसुआ विधानसभा के अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, सबकी हालत ध्वस्त हो चुकी है। कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है, वैसी स्थिति में स्वास्थ्य केंद्रों की ये हालत होना कहीं ना कहीं सरकार की निकम्मियों को दर्शाता है। तो इसी विषय को लेकर हम आ चुके हैं हिसुआ विधानसभा की विधायिका नीतू कुमारी के पास। तो आइए मिलते हैं और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल मघी आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से आज जो भी सरकार का नाकामी है उसको सामने ला रही हैं और जनता को जागरूक कर रही हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी सामने आ रहा है उस पर सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए और सुधार करना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना महामारी से पूरा बिहार कराह रहा है, लड़ रहा है। हॉस्पिटल में हम भी हर जगह गए, हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था है किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं सरकार पर तो कोई कमेंट नहीं करूंगी। जनता जानती है कि सुशासन बाबू के द्वारा कितना स्वास्थ्य में काम किया गया है, कितना शिक्षा में काम किया गया है। अगर कुछ अधूरा काम रह गया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा करना चाहिए। इस क्षेत्र से मैं नया विधायक बनी हूँ। आज मैं कोरोना काल जब से चल रहा है तब से मैं हर जगह जाके हॉस्पिटल का व्यवस्था देख रही हूँ। व्यवस्था एकदम चरमराया हुआ है। व्यवस्था तो ऐसा है कि कहीं बेड है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है तो बेड नहीं। मैं इस क्षेत्र की विधायक होने के नाते अपने निजी सैलरी से अकबरपुर, हिसुआ और नरहट में बेड का व्यवस्था कराई, ऑक्सीजन का व्यवस्था करवाई। जो हमसे बन रहा है वो हम कर रही हूँ। 15 साल इस क्षेत्र से विधायक रहे, वो क्या किए नहीं किए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमेशा बोले कि हम अपने विधानसभा में विकास का गंगा बहाए हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किए हैं, शिक्षा के लिए बहुत काम किए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप 15 साल सत्ता के विधायक रहे, संयोग से इस क्षेत्र के विधायक भी रहे आप और भाजपा के सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, आप सचेतक भी रहे। खनवा जो मुख्यमंत्री का डीम प्रोजेक्ट था, खनवा में माननीय मुख्यमंत्री जी के देन से वहाँ हॉस्पिटल बन गया, लेकिन आज तक उस हॉस्पिटल में डॉक्टर का पोस्टिंग क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे वो हॉस्पिटल चालू क्यों नहीं हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर से तो खनवा में हॉस्पिटल बन गया, 4 करोड़ के लागत से वहाँ हॉस्पिटल बन गया, लेकिन उससे पब्लिक को क्या फ़ायदा है? जब तक वहाँ पे संसाधन अवेलेबल नहीं होगा, डॉक्टर का पोस्टिंग नहीं होगा, लोगों का इलाज शुरू नहीं होगा, तो उस हॉस्पिटल बनने से पब्लिक को क्या फ़ायदा है? कोरोना से ज़्यादा मौतें तो हो ही रही है, बट कोरोना से ज़्यादा बेड्स की कमी और ऑक्सीजन की कमियों से लोगों की मौतें हो रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार की निकम्मियों को दर्शाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बिहार के लोगों का बहुत विश्वास है आप पे और लगातार बिहार की जनता आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाई। लोगों को आशा बहुत है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग में सुधार लाइए। हम लोग का 2 करोड़ का 3 करोड़ का फंड ले लीजिए, लेकिन मेरे विधानसभा में जो स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको संसाधन से भरपूर बना दीजिए। तब ना हमारे क्षेत्र के लोगों को समझ में आएगा कि हम विधायक बनाए तो विधायक हमारे क्षेत्र में इतना काम। मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रही हूँ, ये जो कोरोना महामारी है आज खत्म होने वाली नहीं है, ये लगातार चलते रहेगी। तो इसके लिए सरकार को तो पुख्ता व्यवस्था करना पड़ेगा। आज हर हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस है। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले घोषणा किए हैं कि 2-2 एम्बुलेंस दिया जाएगा,
लेकिन इस कार्य को जल्दी कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। जब कोरोना पीड़ित मर जाएगा तब आप व्यवस्था करके ही पब्लिक को क्या कीजिएगा। आज कोरोना महामारी से पूरा विश्व झुलस रहा है। जरूरत अभी है ऑक्सीजन का, एम्बुलेंस का। आप तत्काल व्यवस्था करके जो पब्लिक का समस्या है उसको समाधान कीजिए। आज जो कोरोना पेशेंट मर रहा है उसको मरने से रोकिए माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि पूर्व में आप क्या किए उससे हमको लेना देना नहीं है। चौथी बार लोग आपको मुख्यमंत्री बनाया है, अब तक कम से कम स्वास्थ्य विभाग में काम कीजिए, जमीनी हकीकत काम कीजिए, कागज पे काम मत कीजिए। आप अपने मंत्री जी को भेजिए और मंत्री जी आके हर हॉस्पिटल में देखें कि यहाँ क्या संसाधन है और कैसे काम हो रहा है। यहाँ पटना से बैठ के समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पूरे बिहार का दौरा करना चाहिए। पूछना चाहूँगी आपसे, कहीं ना कहीं ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसके अगर हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है इस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट दोषी है, और ये इलेक्शन के वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई और उसकी बढ़त हुई। देखिए, फर्स्ट बार जब कोरोना का लहर आया और बिहार में उसका असर कुछ कम था, अगर उस समय सरकार सावधानी बरतती और स्वास्थ्य विभाग में संसाधन उपलब्ध करा देती तो आज जो बिहार कोरोना से करा रहा है वो स्थिति हमारे बिहार में नहीं होता। सरकार जो है उसको हल्के में ली कि आज हमारा पूरा बिहार भुगत रहा है। आज दूसरी लहर से हम लड़ रहे हैं और तीसरी लहर का भविष्यवाणी हो रहा है कि तीसरी लहर भी सितंबर में आने वाली है और ये जो तीसरी लहर है खासकर बच्चे पर ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। तो उस पर सरकार को मजबूती से पहल करके और तीसरी लहर का व्यवस्था अभी ही कर लेना चाहिए, तभी हमारा बिहार बचेगा और हमारा बिहार के लोग जो हैं वो बचेंगे। ये जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, जब कोरोना आया था इंडिया में और जब स्टार्टिंग केसेस आने लगे थे, उस टाइम से अगर गवर्नमेंट ध्यान देती, इलेक्शन वगैरह ना करवा के यहाँ की सुविधाओं को बढ़ाते और ये ताली थाली ये सारी चीज़ें ना करवा के यहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों पर अगर ध्यान देते तो शायद बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती थी। पहला केस फरवरी में आया था। हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी बोले थे, माननीय प्रधानमंत्री को ट्वीट किए थे कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उसको रोक दिया जाए। अगर उस समय प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल फ्लाइट को रोक देते तो हमारे इंडिया में कोरोना आता ही नहीं। लेकिन उस समय हमारे नेता राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन हमारे नेता जो बोलते हैं वो सामने आ गया। आज देश भुगत रहा है कि कोरोना महामारी में आज पूरे बिहार में, आज पूरे भारतवर्ष में 27 स्टेट लॉकडाउन है, फिर भी 3.5 लाख पेशेंट आ रहा है। क्यों पेशेंट आ रहा है? जब लॉकडाउन हो रहा है तो पेशेंट नहीं आना चाहिए, तो क्यों पेशेंट आ रहा है? आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लॉकडाउन का बहुत फायदा हुआ है। जो पहले केसेस 15,000 आता था वो 10,000 आ रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, जब लॉकडाउन है तो 10,000 केस क्यों आ रहा है? केस नहीं आना चाहिए। आज अनाप शनाप में लॉकडाउन करा दिया जाता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, एक तरफ आप शादी का परमिशन दे रहे हैं कि 20 आदमी शादी में जाएगा, 50 आदमी जाएगा। तो जब लॉकडाउन है तो फिर शादी क्यों हो रहा है? लोगों को कितना परेशानी हो रही है शादी में, जो भी है खाने पीने, पहनने, सोना चांदी, तो सब एक तरफ आप दुकान बंद कर दिए हैं, एक तरफ लॉकडाउन कर दिए हैं, एक तरफ आप शादी का परमिशन दे रहे हैं। ये कैसी दोहरी नीति है माननीय मुख्यमंत्री जी? इस पे आप ध्यान दीजिए, लोगों को समस्या को समझिए। आज बिहार के लोग कितना कष्ट में है उस पर ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी। आपको बहुत भरोसे से, खासकर महिला आपको एक वोट दे के आपको मुख्यमंत्री बनाई है।
देखिए, सरकार तो बहुत घोषणा करती है, कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे तो आम पब्लिक को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रही है। और लॉकडाउन में कहीं कहीं प्रशासन जो है बहुत पब्लिक को परेशान कर रही है। हम लोग को भी हर जगह शिकायत मिलता है, हम लोग अपने प्रयास से हर जगह मैनेज कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि लॉकडाउन का आप लोग पालन कीजिए। अब शादी ब्याह का मामला है, कोई व्यक्ति कार्ड लेके जाता है मोटरसाइकिल से तो उसको पुलिस पकड़ लेती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसके घर में शादी होगा तो वो तो कार्ड देने जाएगा ही ना, सामान लेने तो बाजार जाएगा ही ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी कि एक तरफ आप जब शादी का परमिशन दे रहे हैं तो कम से कम शादी वाले घर में गाड़ी पकड़ा पकड़ी धड़ाधड़ी नहीं होना चाहिए। श्राद्ध एक तरफ, श्राद्ध में भी तो कार्यक्रम होता है, जो विधि होता है उसका भी कोई कार्ड लेने जाता है तो उसको भी पकड़ के पुलिस तंग करती है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। आप सुधरिए, पब्लिक सुधर जाएगी। वायरल पोस्ट है और ट्वीट किया गया। एक पोस्ट पे एक व्यक्ति ने लिखा कि हमें पुलिस या डंडे खाने का तो शौक नहीं है, पर घर चलाने के लिए, रोटी की भूख के लिए हम मजबूर होके मार्केट में निकलते हैं, पुलिस के डंडे भी खाते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, बशर्ते कि हमारे घर में 2 वक्त का अनाज मुहैया करवा दिया जाए। हम क्यों नहीं लॉकडाउन का पालन करें? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन को पब्लिक से तालमेल रखना पड़ेगा, तभी लॉकडाउन का पालन बढ़िया से हो सकता है। प्रशासन भी कहीं कहीं पब्लिक से बदमाशी कर रही है, बेवजह पब्लिक को परेशान कर रही है, तो कहीं कहीं प्रशासन को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये लॉकडाउन जो है पब्लिक के हित में किया गया है, पब्लिक के हित में किया गया है। और सरकार का जो भी योजना है, मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, क्या क्या है, वो पब्लिक को लाभ मिल रहा है। मंत्री जी को इसको देखना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पे कितना लाभार्थी को समय पे अनाज मिल रहा है, कितना हॉस्पिटल में दवाई है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं और उनके मंत्री देख सकते हैं। हम लोग को तो अधिकार नहीं है कि हम लोग देख सकते हैं। और जहाँ तक हमसे जो बन रहा है हम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। कोरोना काल में, अभी हमको 6 महीना विधायक बने हुआ कोरोना काल में हमसे जो बन रहा है हम हर जगह अपने क्षेत्र के लोगों को मदद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चूँकि यहाँ के लोग बहुत उम्मीद से मुझे विधायक चुनी है और मैं जो चुनाव के समय वादा की हूँ उस वादा पे खरा उतरना चाहती हूँ। अभी कोरोना महामारी से पूरा बिहार लड़ रहा है, पूरा भारत विश्व लड़ रहा है। इसमें हम लोग को मजबूती से पक्ष और विपक्ष सबको एक होके पहले कोरोना पर हम लोग को विजय प्राप्त करना है, उसके बाद आगे फिर जो होगा देखा जाएगा। एक वाकया दोहराना चाहूँगी। बहुत अंधेरा था पर कुछ तो नज़र आता था, बहुत अंधेरा था पर कुछ तो नज़र आता था। ये कैसी रोशनी आई कि सब लोग अंधे हो गए। ये वाकया सूट करता है। अभी गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलते हैं, किसी ना किसी कारणवश उन्हें जेल खाने का चेहरा देखना ही पड़ता है। अभी पप्पू यादव ने विपक्ष की भूमिका, वो सत्ता में नहीं है पर फिर भी उन्होंने बहुत समाज के लिए किया। चंपी बुखार से लेके बाढ़ और अभी कोविड के टाइम पे भी उन्होंने बहुत कुछ किया। और अभी फ़िलहाल में उन्होंने एक बीजेपी नेता के अगेंस्ट ही कुछ बोला, उन्होंने एम्बुलेंस की सच्चाई सामने लाई तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि तानाशाही है? देखिए, पप्पू जी के साथ जो भी उनकी गिरफ्तारी हुई है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति समाज में आके और समाज के लोगों को मदद कर रहा है, अपने संसाधन से मदद कर रहा है, कहीं सरकार की खामियां है उसको अगर उजागर कर रहा है, तो इसमें सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग बाद में पता किए तो मालूम चला कि कोई पुराना केस है, उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये सरकार समझे और वो समझे, लेकिन गिरफ्तारी जो हुई है वो गलत हुई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैम, और मैं चाहूँगी अंततः आप अगर अपनी जनता से, हमारे दर्शकों से कुछ अपील करना चाहती हैं तो? देखिए, मैं यही जनता से अपील कर रही हूँ कि आज ईद पर्व है। मैं पूरे मुसलमान भाइयों से
बहनों से, अभिभावकों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ईद का पर्व जो है आप लोग घर में रह के मनाइए। कोरोना का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मनाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क लगाइए। इस बार ईद घर में मना लीजिए, अगले बार ईद आएगा तो हम लोग सब लोग मिल के मनाएंगे। और अपने लोगों से मैं आग्रह करूँगी कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इस ज़िंदगी को पहले आप बचाइए, तभी आगे आपका भविष्य उज्जवल होगा। हिसुआ के लोगों के सेवा में हम हमेशा हाजिर हैं। धन्यवाद मैम, आपने सरकार की निकम्मियों से लेकर आपने बहुत सारे मुद्दों पर प्रकाश डाला और बहुत सारी चीज़ों को आपने बताया भी। मैं इसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, हमारे सुशासन बाबू उर्फ कुर्सी कुमार के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर इतना अच्छा कार्य किया गया है। उनकी अगर हालत देखी जाए, नवनिर्मित भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत है, पर डॉक्टरों की नियुक्ति और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड्स और एम्बुलेंस की कमी की वजह से लोगों को बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और उनका ये कहना कि वो स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा पर बहुत अच्छा कार्य किए हैं, तो मैं साफ साफ जाहिर करना चाहूँगी कि यदि उनका ऐसा कार्य ही रहता तो आज बिहार इतनी निकम्मियों को ना देखना पड़ता बिहार को। और ये जो उनके कार्य हैं ये उनकी निकम्मियों को ही दिखाता है। इसी के साथ देखते रहे मघी आवाज़, यानी कि आपकी आवाज़। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।